हेलो व्यूअर्स। तो जिस तरह से आपको पता है कि हमारे पास ASP.NET कोर 6 की ये लेक्चर सीरीज चल रही है और आज का ये लेक्चर होगा हमारा चैप्टर नंबर 2 और इसके अंदर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन .NET फ्रेमवर्क एंड .NET कोर फ्रेमवर्क। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इंटरव्यूज़ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि भाई .NET फ्रेमवर्क जो ट्रेडिशनल .NET फ्रेमवर्क था और जो .NET कोर फ्रेमवर्क है इसके दरमियान डिफरेंसेस क्या क्या हैं। डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, ठीक है। उसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो भाई अगर किसी ने हमारा पार्ट नंबर 1 नहीं देखा जिसके अंदर मैंने ASP.NET कोर 6 का पूरा इंट्रोडक्शन आपको बताया था, तो पहले आप वो लेक्चर देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिस तरह से आपको पता है मेरा बिल्कुल न्यू चैनल है, फ्रेश चैनल है, तो अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 2, चैप्टर नंबर 2। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो डिफरेंस बिटवीन .NET एंड .NET कोर फ्रेमवर्क, ठीक है। मतलब ये दोनों फ्रेमवर्क्स हैं, .NET फ्रेमवर्क भी एक फ्रेमवर्क है और .NET कोर फ्रेमवर्क भी एक फ्रेमवर्क है। तो अब बात करते हैं इसके डिफरेंस की। अच्छा, डिफरेंस के ऊपर आने से पहले जो हमारा ट्रेडिशनल मतलब जो हमारा पुराना .NET फ्रेमवर्क था ना, जिसको यूज करके हम अभी तक अपनी सारी एप्लीकेशन बनाते थे, विनफॉर्म्स की एप्लीकेशन, वेब फॉर्म्स की एप्लीकेशन, MVC की एप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर उस .NET फ्रेमवर्क के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो व्हाट इज .NET फ्रेमवर्क। याद रखना ये पुराने ट्रेडिशनल .NET फ्रेमवर्क की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, .NET इज अ प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। मतलब .NET फ्रेमवर्क किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। और ये क्या है? एक फ्रेमवर्क है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेमवर्क क्या होता है। फिर देखो दैट डेवलपर्स कैन यूज टू क्रिएट एप्लीकेशन मोर इजिली। मतलब .NET फ्रेमवर्क को यूज करके डेवलपर्स क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशंस को और ज्यादा आसान तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो फ्रेमवर्क के बारे में बता रहा है, अ फ्रेमवर्क इज जस्ट अ बंच ऑफ कोड दैट द प्रोग्रामर कैन कॉल विदाउट हैविंग टू राइट इट एक्सप्लिसिटली। भाई देखो एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या होता है? मैनुअली। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो फ्रेमवर्क होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है? एक बंच ऑफ कोड होता है। इसका मतलब उसके अंदर पहले से बने बनाए बहुत सारे कोड मौजूद होते हैं, बनी बनाई लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं, जिनका यूज कौन करता है? जिनका यूज करता है आपका प्रोग्रामर। मतलब प्रोग्रामर अपनी एप्लीकेशन में .NET फ्रेमवर्क की जो लाइब्रेरी होती है, उसका जो कोड होता है, उसको अपनी एप्लीकेशन में यूज करता है। मतलब वो जो प्रोग्रामर है उसे खुद से अपना कोड मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो वो कोड यूज कर रहा है, जो फंक्शंस वगैरह वो कॉल कर रहा है, वो सारे कहां पे बने हुए हैं? .NET फ्रेमवर्क के अंदर बने हुए हैं। फिर देखो सेकंड पॉइंट, इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज। देखो वही बात आ गई कि .NET फ्रेमवर्क क्या है? एक बंच ऑफ कोड है, कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज हैं, जिनके अंदर बहुत सारा कोड मौजूद है, बहुत सारी बनी बनाई क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, बंच ऑफ लाइब्रेरीज हैं, जिनको प्रोग्रामर क्या करता है? अगर वो कोई एप्लीकेशन बना रहा है तो उस एप्लीकेशन को वो बाइंड करता है किसके साथ? .NET फ्रेमवर्क के साथ। तो जब आप अपनी एप्लीकेशन को बाइंड करते हो .NET फ्रेमवर्क के साथ, तो .NET फ्रेमवर्क की जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर आ जाती हैं। जिस तरह अगर मैं C# को यूज करके या VB.NET को यूज करके कोई एप्लीकेशन बना रहा हूं, तो देखो C#.NET भी कहते हैं हम, VB.NET भी कहते हैं। .NET इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जो C# है, VB है, ये .NET फ्रेमवर्क के साथ मिलके क्या करती है? एप्लीकेशन को डेवलप करती है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, it has a number of pre-coded solutions that manage the execution of programs written specifically for the framework। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि .NET फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारे प्री कोडेड सॉल्यूशंस हैं, मतलब बने बनाए उसके अंदर कोड मौजूद हैं, मतलब प्री कोडेड सॉल्यूशंस मौजूद हैं जो कि आपके प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है उसको मैनेज करते हैं। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ उस फ्रेमवर्क के लिए जिसके साथ आप काम कर रहे हो। और हम कौन से फ्रेमवर्क के साथ काम कर रहे हैं? .NET फ्रेमवर्क के साथ काम कर रहे हैं। अब आते हैं, अब इसका डिफरेंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो हम दो चीजों का डिफरेंस देख रहे हैं, एक .NET फ्रेमवर्क और दूसरा हमारे पास .NET कोर फ्रेमवर्क। तो भाई देखो .NET फ्रेमवर्क का पहला डिफरेंस वो क्या है कि ये हमारे पास ओल्ड फ्रेमवर्क हो चुका है। मतलब अब ये हमारे पास नया फ्रेमवर्क नहीं है और ना ही .NET फ्रेमवर्क के अब कोई नए वर्जन्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये ट्रेडिशनल हो चुका है, ये पुराना हो चुका है। और नया आजकल के टाइम का जो मॉडर्न फ्रेमवर्क है .NET का, वो कौन सा है? .NET कोर फ्रेमवर्क। मतलब .NET कोर फ्रेमवर्क हमारा न्यू फ्रेमवर्क है और मॉडर्न और फ्यूचर यही है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, नॉट ओपन सोर्स। .NET फ्रेमवर्क हमारा ओपन सोर्स नहीं है। मतलब .NEट फ्रेमवर्क को यूज करके आप जो भी प्रोडक्ट्स बनाओगे, जो भी एप्लीकेशन बनाओगे, उसका सोर्स कोड आपको फ्रीली अवेलेबल नहीं होता था। इसका मतलब आप उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकते थे अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि आजकल के टाइम पे अगर कोई टेक्नोलॉजी, कोई लैंग्वेज हमारे पास ओपन सोर्स नहीं है तो वो एक ड्रॉबैक कंसिडर किया जाता है।
लेकिन अगर मैं डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क की बात करूं तो ये ओपन सोर्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ओनली फॉर विंडोज प्लेटफॉर्म। इसका मतलब ये जो डॉट नेट फ्रेमवर्क था ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए काम करता था। मतलब डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज करके जो भी आप एप्लीकेशन डेवलप करते थे वो सिर्फ विंडोज प्लेटफॉर्म पे चलती थी, और विंडोज प्लेटफॉर्म के अंदर भी आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल होना चाहिए। लेकिन अगर मैं चला जाऊं डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क में तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, और क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जिस तरह विंडोज है, लिनक्स है, मैक है, आप उसके ऊपर डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क पे बनाई हुई एप्लीकेशंस को रन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये तो तीन मोटे मोटे डिफरेंसेस थे, ठीक है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, उनको अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आ जाओ आगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कुछ और पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, ऐप डेवलप्ड इन डॉटनेट फ्रेमवर्क इज डिपेंडेंट ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड ऑन विंडोज। इसका मतलब क्या है भाई, देखो जो भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, वो एप्लीकेशन हम कैसे बनाते हैं, किसी डॉटनेट फ्रेमवर्क को फॉलो करके, मतलब उसका कोई वर्जन होता है उसको फॉलो करके हम क्या करते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं। और फिर जब हम उस एप्लीकेशन को अपनी विंडोज पे रन करते हैं, ठीक है, तो विंडोज में हमारा वो जो डॉटनेट फ्रेमवर्क है वो इंस्टॉल होना चाहिए लाजमी, क्योंकि जो एप्लीकेशन मैंने जिस डॉटनेट फ्रेमवर्क के वर्जन को फॉलो करके बनाया था वही वर्जन या उससे ऊपर का वर्जन हमारी विंडोज पे इंस्टॉल होना चाहिए। क्योंकि अक्सर देखो, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन सेटअप जिसका आप इंस्टॉल कर रहे होते हो तो अक्सर वहां पे एक डॉटनेट फ्रेमवर्क का एरर आ जाता है। और वो एरर क्या होता है, या तो आपका डॉटनेट फ्रेमवर्क बहुत पुराना होता है, मतलब वर्जन बहुत नीचे का होता है, या फिर डॉटनेट फ्रेमवर्क आपके पास इंस्टॉल नहीं होता विंडोज के अंदर, मतलब आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डॉटनेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं होता। यही वजह है कि आपकी जो ऐप है वो इंस्टॉल नहीं हो पाती आपके सिस्टम में, ठीक है। तो ये होता था डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर, लेकिन डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क में ऐसा नहीं है, क्योंकि डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क के अंदर इस तरह की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। मतलब जो भी डिपेंडेंसी होती है वो डॉटनेट कोर का जो प्रोजेक्ट होता है उसी के अंदर इंप्लीमेंट हुई हुई होती है। मतलब डॉटनेट कोर एप्लीकेशंस के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होता कि आपके सिस्टम पे इस तरह से कोई डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक और मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, डॉटनेट फ्रेमवर्क डजंट सपोर्ट डायरेक्टली डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मतलब अगर आप डॉटनेट फ्रेमवर्क को यूज करके कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो तो वहां पे बिल्ट इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन की जो सपोर्ट होती है वो मौजूद नहीं होती। मतलब अगर आपको वहां पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंप्लीमेंट करना है तो आपको खुद से वहां पे क्या करना है, स्क्रैच से डिपेंडेंसी इंजेक्शन की कोडिंग करनी है, और उसके अंदर जो भी क्लासेस सर्विसेज वाला काम होता है वो सारा आपको खुद से करना है। मतलब डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो कि आजकल का मॉडर्न एरा का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको इंप्लीमेंट करना डॉटनेट फ्रेमवर्क के साथ एक सरदर्द बन जाता था। लेकिन डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क के साथ ऐसा नहीं है। डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन की जो सपोर्ट है वो बिल्ट इन वहां पे मौजूद है, ठीक है। तो इसको जब हम आगे जाके प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके हम देखेंगे, ठीक है। तो ये एक और डिफरेंस हो गया, हमारे पास दो डिफरेंसेस और हो गए। अब आगे चलते हैं, कुछ और डिफरेंसेस की बात करते हैं। यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, अब मेरे पास कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। उन फैक्टर्स की बेसिस पर मैं क्या करता हूँ, आपको दोनों का डिफरेंस समझाता हूँ, ठीक है। मतलब फैक्टर्स हैं, ठीक है, डॉटनेट फ्रेमवर्क के हवाले से उसका डिफरेंस बताऊंगा और डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क के हवाले से उसका डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर है एप्लीकेशन मॉडल्स, ठीक है भाई। देखो हर फ्रेमवर्क का अपना एक एप्लीकेशन मॉडल होता है। इसका मतलब उस मॉडल को यूज करके हम कौन कौन सी एप्लीकेशंस बना सकते हैं उस फ्रेमवर्क के साथ। फॉर एग्जांपल अगर डॉटनेट फ्रेमवर्क की बात करूं तो यहां पे देखो, द डॉटनेट फ्रेमवर्क एप्लीकेशन मॉडल इंक्लूड्स विनफॉर्म, ASP.NET, WPF यूज फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एंड वेब एप्स। मतलब देखो डॉटनेट फ्रेमवर्क का जो एप्लीकेशन मॉडल था उसको यूज करके हम कौन कौन सी एप्लीकेशन बना सकते थे, विंडोज फॉर्म जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं, ASP.NET जिस तरह से वेब फॉर्म्स हो गया, MVC एप्लीकेशंस हो गई, फिर WPF हो गया, विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन, जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए भी हम यूज करते हैं, वेब एप्स के लिए भी यूज करते हैं, तो वो भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब डॉटनेट फ्रेमवर्क का जो एप्लीकेशन मॉडल था वो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए था और वेब एप्स के लिए था। लेकिन अगर मैं बात करूं डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क की तो यहां पे देखो, इन कंट्रास्ट डॉटनेट कोर डज नॉट सपोर्ट डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसका मतलब भाई ये कह रहा है आज के टाइम पे, मतलब फिलहाल हमारे पास डॉटनेट कोर के अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सपोर्ट मौजूद नहीं है। लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर आगे जाके डेस्कटॉप एप्लीकेशन की सपोर्ट भी आ जाए डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क के अंदर। लेकिन अभी तक ये जो डॉटनेट कोर 6 है, अभी तक इसके अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सपोर्ट मौजूद नहीं है।
फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फोकसिंग इंस्टेड ऑन द वेब, विंडोज मोबाइल एंड विंडोज स्टोर विद ASP.NET एंड विंडोज यूनिवर्सल एप्स। मतलब अभी तक यहाँ पे जो .NET कोर फ्रेमवर्क है वो कौन कौन सी चीजों पे फोकस कर रहा है, वो वेब के ऊपर फोकस कर रहा है, विंडोज मोबाइल की जो एप्स होती हैं उसके ऊपर फोकस कर रहा है, फिर विंडोज स्टोर हो गया, ASP.NET एप्लीकेशंस हो गई, और विंडोज यूनिवर्सल एप्स मतलब जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकती हैं। ठीक है, तो ये चीजें अभी फोकस कर रहा है कौन, .NET कोर फ्रेमवर्क। मतलब .NET फ्रेमवर्क जो कि पुराना फ्रेमवर्क था उसके अंदर जितनी सारी चीजें थी वो अभी .NET कोर फ्रेमवर्क के अंदर नहीं है। क्योंकि देखो ये जो ट्रेडिशनल .NET फ्रेमवर्क था ना, इसको फुल फ्लेज्ड फ्रेमवर्क भी कहा जाता है, लेकिन .NET कोर फ्रेमवर्क को हम आज के टाइम पे फुल फ्लेश फ्रेमवर्क नहीं कह सकते, क्योंकि ये अभी इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, वर्जन बाय वर्जन इसके अंदर और चीजें इंप्लीमेंट की जा रही हैं। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इंस्टॉलेशन। ठीक है, इंस्टॉलेशन का एक फैक्टर है। तो यहाँ पे देखो .NET फ्रेमवर्क हैज अ सिंगल पैकेज इंस्टॉलेशन एंड रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर विंडोज। मतलब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि .NEट फ्रेमवर्क की जो इंस्टॉलेशन है वो किस तरह से होती है। मतलब .NEट फ्रेमवर्क आपके पास एक सिंगल पैकेज के अंदर आता है और वो पूरा का पूरा पैकेज आपको क्या करना पड़ता है, अपनी एप्लीकेशन के साथ ऐड करना पड़ता है, बाइंड करना पड़ता है कि भाई अगर आपकी कोई .NEट फ्रेमवर्क की एप्लीकेशन है और उसके अंदर अगर आपको कुछ लाइब्रेरीज यूज नहीं करनी लेकिन फिर भी वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर मौजूद होती हैं। मतलब मैंने आपको बताया .NEट फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारा बंच ऑफ कोड है, तो कुछ कोड तो आप अपनी एप्लीकेशन में यूज कर लोगे लेकिन कुछ कोड आपके काम का नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो आपकी ऐप के अंदर मौजूद रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि .NEट फ्रेमवर्क एक सिंगल पैकेज, एक सिंगल कंप्लीट पैकेज के अंदर आपके पास एप्लीकेशन के अंदर आता है। और फिर देखो यही कह रहा है कि वो आपको रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ विंडोज के लिए। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, .NEट कोर इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म। फिर देखो वही बात आ गई, .NEट फ्रेमवर्क जो था वो सिर्फ विंडोज एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल था, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, .NEट कोर इज क्रॉस प्लेटफॉर्म, हेंस इट नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड इंडिपेंडेंटली। अब इंडिपेंडेंटली का क्या मतलब है भाई? यहाँ पे देखो अगर आपको .NEट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना है लिनक्स पे, मैक पे या विंडोज पे, तो देखो .NEट फ्रेमवर्क को हम विंडोज में अलग तरीके से इंस्टॉल करेंगे, लिनक्स में अलग तरीके से इंस्टॉल करेंगे, मैक में अलग तरीके से इंस्टॉल करेंगे। अलग तरीके से इंस्टॉल करने का क्या मतलब है कि भाई अगर आप .NEट फ्रेमवर्क को लिनक्स पे इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो उसके अंदर जो .NEट फ्रेमवर्क का क्राइटेरिया होगा वो डिफरेंट होगा, मैक के अंदर उसका क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, विंडोज के लिए उसका क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, लेकिन सेम .NEट कोर फ्रेमवर्क आपको हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि ये इंडिपेंडेंटली इंस्टॉल होता है हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। फिर आगे आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज सपोर्ट। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, .NEट फ्रेमवर्क हैज नो सपोर्ट फॉर माइक्रो सर्विसेज। इसका मतलब .NEट फ्रेमवर्क को यूज करके आप माइक्रो सर्विसेज का काम नहीं कर सकते क्योंकि उसकी सपोर्ट मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं .NEट कोर फ्रेमवर्क की, तो .NEट कोर हैज सपोर्ट फॉर माइक्रो सर्विसेज। इसका मतलब अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होना है तो उसके लिए आप .NEट कोर फ्रेमवर्क का यूज करोगे, .NEट फ्रेमवर्क का यूज नहीं करोगे। फिर आ जाओ नेक्स्ट डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, रेस्ट सर्विसेज सपोर्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन इट कम्स टू WCF विंडोज कम्युनिकेशन फाउंडेशन सर्विसेज द .NEट फ्रेमवर्क इज अ फैंटास्टिक चॉइस, इट आल्सो वर्क विद रेस्टफुल सर्विसेज। मतलब भाई देखो WCF का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, विंडोज कम्युनिकेशन फाउंडेशन, जो कि क्या था, WCF सर्विसेज कहलाती थी, तो उसकी सपोर्ट .NEट फ्रेमवर्क के अंदर तो मौजूद है, मतलब जो पुराना फ्रेमवर्क है, लेकिन यहां पे देखो .NEट कोर हैज नो सपोर्ट फॉर WCF सर्विसेज, यू वुड ऑलवेज नीड टू क्रिएट अ रेस्ट API। इसका मतलब यहां पे क्या कह रहा है, .NEट कोर फ्रेमवर्क के अंदर आपके पास WCF सर्विसेज का सपोर्ट मौजूद नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्ट API मतलब वेब API यहां पे क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो नेक्स्ट फैक्टर है परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। भाई देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई देखो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हम इसीलिए यूज करते हैं, इसीलिए उसके ऊपर स्विच हो जाते हैं क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, और जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती उसे हम पीछे छोड़ देते हैं। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, .NEट फ्रेमवर्क इज लेस स्केलेबल एंड प्रोवाइड्स लो परफॉर्मेंस कंपेयर टू .NEट कोर। मतलब .NEट कोर की बनिस्बत .NEट फ्रेमवर्क की जो स्केलेबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, वो क्या है, लो है, कम है। लेकिन अगर मैं यहां पे आ जाऊं, देखो क्या कह रहा है, .NEट Core provides high scalability and performance compared to .NEट Framework because of its architecture। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि .NEट Core फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर इस तरह से बनाया गया है जिसके अंदर जो स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है।
तो भाई देखो स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है यहाँ पे, स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, इसको चेंज करना और इसको स्केल करना, स्केल मतलब इसको एक्सटेंड करना, बढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब स्केलेबिलिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा कम होती है। लेकिन अगर मैं डॉट नेट कोर की बात करूं तो इसके अंदर स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, मतलब इसको एक्सटेंड हम बहुत अच्छे तरीके से आगे जाके कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आर्किटेक्चर ही इसी तरह का बना हुआ है कि ये बहुत ज्यादा, इसकी जो स्केलेबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, वो बहुत ज्यादा हाई होती है। लेकिन डॉट नेट फ्रेमवर्क का ऐसा आर्किटेक्चर नहीं था, तभी इसको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लेस स्केलेबल एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो मोबाइल डेवलपमेंट। अब देखो ये भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज आया था डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क के अंदर, क्योंकि यहाँ पे देखो डॉट नेट फ्रेमवर्क में क्या कह रहा है, द डॉट नेट फ्रेमवर्क करंटली डज नॉट सपोर्ट देयर डेवलपमेंट एट ऑल एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। मतलब डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर मोबाइल डेवलपमेंट का जो सपोर्ट था वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। तो अगर मोबाइल डेवलपमेंट आपको करना है किसी फ्रेमवर्क को यूज करके, तो बेस्ट क्या है, डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डॉट नेट कोर हैज सम सपोर्ट फॉर मोबाइल एप्स, इट्स कंपैटिबल विद Xamarin एंड अदर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर मोबाइल डेवलपमेंट की सपोर्ट मौजूद है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो Xamarin का कॉन्सेप्ट है वो डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क के साथ कंपैटिबल है। और जो दूसरी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मोबाइल डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए काम करते हैं, उसकी सपोर्ट भी डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क के साथ मौजूद है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, CLI टूल्स। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। भाई देखो डॉट नेट फ्रेमवर्क के जमाने में क्या होता था कि वहां पे CLI का इतना ज्यादा यूज नहीं होता था, मतलब डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज करके हम जो भी एप्लीकेशन बनाते थे वहां पे हम IDE का यूज तो ज्यादा करते थे, मतलब विजुअल स्टूडियो का यूज ज्यादा करते थे, ग्राफिकल इंटरफेस का यूज ज्यादा करते थे, लेकिन CLI का इतना ज्यादा यूज नहीं करते थे। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, .NET framework is too heavy for CLI. Some developers prefer working on CLI rather than on IDE. मतलब यहाँ पे कह रहा है कि .NET फ्रेमवर्क के अंदर जो CLI था ना, वो क्या था, बहुत ज्यादा हैवी था। और आपको पता है कि कुछ डेवलपर्स को CLI के साथ काम करना बहुत ज्यादा आसान लगता है, रादर देन ऑन IDE। IDE मतलब जिस तरह हम विजुअल स्टूडियो 2022 यूज कर रहे हैं, उसके अंदर हम IDE का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करके ज्यादा काम करते थे। लेकिन आजकल के टाइम पे डेवलपर्स को क्या इजी रहता है, CLI। मतलब उनको कमांड्स याद होती हैं, वो कमांड्स एंटर करते हैं और कंट्रोलर्स बन जाते हैं, मॉडल बन जाते हैं, माइग्रेशन हो जाती है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क की बात करूं तो देखो क्या कह रहा है, फॉर ऑल प्लेटफॉर्म्स डॉट नेट कोर प्रोवाइड्स अ वेरी लाइट वेट CLI। CLI मैंने आपको बताया कमांड लाइन इंटरफेस। देयर इज ऑलवेज द ऑप्शन ऑफ स्विचिंग टू एन IDE। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि आप CLI को यूज करके भी काम कर सकते हो, या फिर आप IDE के ऊपर भी क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो CLI है वो बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है बनिस्बत किसके, डॉट नेट फ्रेमवर्क के, जिसके अंदर CLI बहुत ज्यादा क्या होता था, हैवी होता था। फिर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, पैकेजिंग एंड शिपिंग। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा गौर से समझना। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डॉट नेट के अंदर ऑल द लाइब्रेरीज ऑफ द डॉट नेट फ्रेमवर्क आर पैक्ड एंड शिप टुगेदर। इसका मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज थी ना, वो एक साथ एक जगह पे पैक की जाती हैं और एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट की जाती हैं। इसका मतलब कि भाई फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहा हूं जिसके अंदर मुझे कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी, कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिन लाइब्रेरीज की जरूरत मुझे नहीं है वो भी हमारी एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट होती हैं, मतलब वहां पे मौजूद होती हैं लेकिन उनका यूज नहीं हो रहा होता। तो इस वजह से डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या हो जाता है, थोड़ा सा हैवी हो जाता है। इसका मतलब जब मैं डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज करके फॉर एग्जांपल कोई वेब एप्लीकेशन बनाता हूं और उसे अपने सर्वर पे अपलोड करता हूं, तो जो लाइब्रेरीज मुझे नहीं भी चाहिए ना, वो लाइब्रेरीज भी क्या होती हैं, वहां पे जाके अपलोड होती हैं। फिर देखो डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डॉट नेट कोर इज शिप्ड एज अ कलेक्शन ऑफ न्यूगेट पैकेजेस। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क का पूरा ये उल्टा है, अपोजिट है। क्योंकि डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क के अंदर आप जो भी एप्लीकेशन बनाओगे उसके अंदर जो लाइब्रेरीज होती हैं, जो पैकेजेस होते हैं, वो न्यूगेट पैकेजेस मतलब अलग अलग न्यूगेट पैकेजेस के अंदर होता है। मतलब वो एक साथ एक ही जगह पे पैक होके शिप नहीं किया जाता, मतलब एप्लीकेशन के अंदर नहीं भेजा जाता। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है किसका, डॉट नेट कोर का। ठीक है, तो ये तो थे इसके कुछ डिफरेंसेस। लेकिन भाई देखो अब हम मेन पॉइंट की तरफ आते हैं, और वो क्या है, यहाँ पे देखो डॉट नेट कोर वर्सेस डॉट नेट फ्रेमवर्क, विच इज बेटर। मतलब देखो आज के टाइम पे, इस टाइम पे जहां पे आप खड़े हो, इस टाइम पे आप कैसे चूज करोगे कि भाई डॉट नेट कोर के साथ काम करना है या डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ काम करना है, इन दोनों में से कौन सा फ्रेमवर्क बेहतर है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, देखो क्या कह रहा है,
द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। मतलब अगर आपको चूज करना है कि भाई डॉटनेट कोर बेटर है या डॉटनेट फ्रेमवर्क बेटर है, तो इसका आंसर ये है कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर आप जिस टाइप की एप्लीकेशन बना रहे हो उस पे डिपेंड करता है कि आप डॉटनेट कोर यूज करोगे या डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज करोगे। तो यहां पे क्या कह रहा है, एंड व्हाट आर प्रोजेक्ट डिमांड्स, सो हियर आर सम पॉइंट्स दैट वी हैव टू कंसीडर टू चूज बेस्ट फॉर आवर प्रोजेक्ट आउट ऑफ द डॉटनेट फ्रेमवर्क एंड डॉटनेट कोर। मतलब यहां पे कह रहा है कि जब भी आपको दोनों में से कोई एक चूज करना है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट जब आप समझोगे तभी आप ये भी समझ जाओगे कि भाई आपको अपनी एप्लीकेशन में डॉटनेट कोर का यूज करना है या डॉटनेट फ्रेमवर्क का यूज करना है। क्योंकि आज के टाइम पे डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क को यूज करके भी एप्लीकेशन बनाई जा रही हैं और डॉटनेट फ्रेमवर्क को भी यूज करके एप्लीकेशन बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से सिनेरियो में आप डॉटनेट कोर यूज करोगे और कौन से सिनेरियो में आप डॉटनेट फ्रेमवर्क का यूज करोगे। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ। तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, प्रिफेयर और चूज डॉटनेट कोर इफ, मतलब आपने डॉटनेट कोर को वहां चूज करना है, वहां प्रेफर करना है जहां पे, यहां पे देखो पहला पॉइंट, द प्रोजेक्ट डिमांड्स क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन। मतलब अगर आपका प्रोजेक्ट, आपका क्लाइंट कहता है कि भाई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म पे इंप्लीमेंट होगा, मतलब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, तो उस केस में आपने क्या करना है, डॉटनेट कोर को यूज करना है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट, द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो सर्विसेज। मतलब अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर माइक्रो सर्विसेज को इंप्लीमेंट करने की रिक्वायरमेंट है तो तब भी आपने डॉटनेट कोर को यूज करना है, क्योंकि देखो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये आपको डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर देखो थर्ड पॉइंट, द प्रोजेक्ट रिलाइज हैविली ऑन CLI कमांड लाइन इंटरफेस एज डॉटनेट कोर इज सूटेबल फॉर CLI। मतलब जहां पे आपको लगता है कि भाई हमारा ये जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो रिलाय करता है बहुत ज्यादा किसके ऊपर, CLI के ऊपर, मतलब हमें CLI के थ्रू कमांड्स टाइप करके अपने इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना पड़ेगा, तो वहां पे भी आपने किसको यूज करना है, डॉटनेट कोर को यूज करना है। ठीक हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपको पता है डॉटनेट कोर बहुत ज्यादा सूटेबल है किसके लिए, CLI के लिए, एज कंपेयर टू डॉटनेट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कहां पे आपने डॉटनेट कोर को चूज करना है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो, प्रिफेयर और चूज डॉटनेट फ्रेमवर्क इफ, मतलब डॉटनेट फ्रेमवर्क को आप कहां पे प्रेफर करोगे, तो यहां पे देखो पहला पॉइंट, एप्लीकेशंस आर ऑलरेडी रनिंग ऑन डॉटनेट फ्रेमवर्क। मतलब ऐसी एप्लीकेशन जो कि पहले से डॉटनेट फ्रेमवर्क के ऊपर चल रही हैं, तो अगर उसके अंदर आपको कोई मॉडिफिकेशन करनी है, मेंटेनेंस के लिए कोई आपके पास प्रोजेक्ट आया है, तो उस केस में भी आपको क्या करना है, डॉटनेट फ्रेमवर्क का यूज करना है। क्योंकि भाई देखो, अगर आप डॉटनेट फ्रेमवर्क की एप्लीकेशन को डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क पे लेके जाओगे तो पूरा आर्किटेक्चर चेंज हो जाएगा। तो जब आर्किटेक्चर चेंज हो जाएगा तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश कर जाने का बहुत ज्यादा डर रहता है। ठीक है, और ये काम हम करते भी नहीं है। मतलब जो एप्लीकेशन डॉटनेट फ्रेमवर्क पे बनी हुई है उसको डॉटनेट फ्रेमवर्क के हिसाब से ही डील किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, द एप्लीकेशन रिक्वायर टेक्नोलॉजीज लाइक वर्कफ्लो, वेब फॉर्म्स और WCF दैट आर नॉट प्रेजेंट इन डॉटनेट कोर। मतलब अगर आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है कि उसके अंदर आपको वर्क फ्लो, वेब फॉर्म्स या WCF सर्विसेज जो होती हैं वो अगर आपको इंप्लीमेंट करना है, तो उस केस में आपको डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें अभी तक डॉटनेट कोर के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, फिर देखो लास्ट पॉइंट, एप्लीकेशंस आर बिल्ड टू रन ऑन विंडोज अलोन। मतलब अगर क्लाइंट ये रिक्वायरमेंट आपको देता है कि भाई ये जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलना चाहिए, क्योंकि अक्सर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, वो कोई दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ही नहीं करते, इसलिए उनको क्रॉस प्लेटफॉर्म का जो फीचर है वो चाहिए ही नहीं होता है। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो इस केस में भी आपने क्या करना है, डॉटनेट फ्रेमवर्क को यूज करना है अपनी एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस थे वो हो गए हैं कंप्लीट। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया है तो दिल से गुजारिश है कि प्लीज मेरे इस नए चैनल प्रोग्राम मेंटोर को जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आने वाला हूं। क्योंकि ये जो डॉटनेट कोर 6 है ये लेटेस्ट है, ये अगर आप अभी सीख लेते हो तो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि फ्यूचर में इसी के ऊपर काम होने वाला है। तो अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।